गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग देख रहे थे अध्याय 6 जिसका शीर्षक है वंशागति का आणविक सिद्धांत या डीएनए की संरचना। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। ये चौथा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। चौथे वीडियो में सीधे हम लोग चलते हैं वाटसन एवं क्रिक्स मॉडल पर। वाटसन एवं क्रिक्स ने डीएनए की संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। उन जानकारियों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो कार्बन होता है, पंच कार्बनी जो स्थिति होती है, जो पेंटोज शर्करा होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो डीएनए की 2 श्रृंखलाएं होती हैं जो आपको ऐसे दिखाई जाती हैं, ऐसे ऐसे चल के जो आती हैं, ये पेंटोज शर्करा की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। इन 2 श्रृंखलाओं में इस श्रृंखला का प्रारंभ यदि 5' से होता है, यानी कि 5वें कार्बन से अगर इस श्रृंखला का प्रारंभ हो रहा है तो इसका अंत 3' से होगा, यानी कि 3rd कार्बन से होगा। ये जो श्रृंखला ऐसे 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 आ रही है, यानी कि हमने आपको बताया था कि 2 पॉली जो श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो ऐसे 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 सर्कल के तरीके से घूमते हुए चली आती हैं। तो एक इस तरीके से आ रही है, दूसरा इस तरीके से आ रही है। तो ये जो श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं के बारे में वाटसन एवं क्रिक्स ने बताया कि पहली श्रृंखला, यदि जो श्रृंखला 5' से शुरू होगी, यानी 5 कार्बन से शुरू होगी, तो उसके सामने वाली जो श्रृंखला है वो 3' से शुरू होगी या 3 कार्बन से शुरू होगी। और लास्ट में जब 5' वाली श्रृंखला है, जब वो लास्ट में पहुंचेगी तब वो 3' पे पहुंचेगी, और जो 3' से शुरू हो रही है श्रृंखला वो 5' पर पहुंचेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि यदि 5' से जो श्रृंखला शुरू हो रही है उसका अंतिम सिरा किस डैश पे पहुंचेगा या किस डैश का होगा, या सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 5' से अगर यदि शुरू हो रही है श्रृंखला तो उसके सामने वाली श्रृंखला कितने डैश से शुरू होगी। तो सीधा है, 5' से अगर शुरू हो रही है श्रृंखला यहां, तो इसके नीचे वाला भी जो छोर होगा वो भी 3' होगा, और इसके सामने वाला भी जो होगा वो 3' ही होगा। ये याद रखिएगा, ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है और इससे आप फिर घबरा जाते हैं कि ये कौन सी चीज पूछती, कोई नई चीज पूछती क्या। एकदम नई चीज नहीं होती है, वही चीज होती है, बस केवल इतना अंतर होता है कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया होता है। और वाटसन एवं क्रिक्स ने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत में एक और चीज इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि डीएनए का जो व्यास होता है, डीएनए का जो व्यास होता है, ये 20 यंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 यंगस्ट्रॉम होता है। अब जब 20 यंगस्ट्रॉम ये जो व्यास हो गया, ये है क्या, क्या दर्शाता है? तो आप ध्यान कर लीजिए, हमने क्या बताया था। नाइट्रोजन क्या होती है? अंदर की ओर होती है, और ये नाइट्रोजन जो क्षार होती है, इस नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी होती है, इसका जो व्यास लिया जा रहा है, ये कितना होता है? 20 यंगस्ट्रॉम होता है। और कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो व्यास होता है ये क्या होता है, तो उसमें सीधा सा होता है कि नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी को डीएनए का व्यास कहते हैं। डीएनए का व्यास किसे कहते हैं? जो अंदर की साइड नाइट्रोजन क्षार होती है, उस नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि ऐसे मान लीजिए संरचना है, तो इस संरचना में बीच में ये जो दूरी बन रही है, ये कितनी होगी? एक तो 20 एंगस्ट्रॉम होगी, ये क्लियर कर लीजिए। और 20 एंगस्ट्रॉम के साथ साथ ये होगी क्या? अंदर का भाग है। अंदर का भाग हमने आपको बताया
कि अंदर का भाग क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है। जब नाइट्रोजन क्षार होता है तो नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी है, नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी है, वो दूरी क्या कहलाएगी, ये डीएनए का व्यास कहलाएगी। और इसको नापा कैसे जाएगा, इसको 20 यंगस्टॉन में नापा जाएगा। ठीक, इनका दूसरा पॉइंट था। इनका तीसरा पॉइंट था कि जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड को गिन लीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड करके इस तरीके से जो अगर हम गिन लेंगे तो 1 से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड को यदि हम मिला दें तो इस पूरी दूरी को एक पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 10 न्यूक्लियोटाइड बराबर एक पिच। कितना हुआ, 10 न्यूक्लियोटाइड बराबर एक पिच। अब एक पिच, अब इसमें याद करिए, देखने की कोशिश करिए कि जो एक पिच है उसकी दूरी कितनी होती है या उसकी लंबाई कितनी होती है। तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 34 यंगस्टॉर्म होती है। कितनी होती है, 34 यंगस्टॉर्म। मतलब एक पिच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये 34 एंगस्ट्रॉम हमने आपको पहले बताया कि 10 न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं उसको एक पिच बोलते हैं। और एक पिच की दूरी कितनी हुई, 34 यंगस्ट्रॉम। तो आपको अपने आप निकल आएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी कितनी होती है, 3.4 यंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, 10 की कितनी हुई, 34 यंगस्ट्रॉम। अब 34 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग दे देंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.4 यंगस्ट्रॉम। बस इससे आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी दूरी होती है। तो आपको याद रखना है, आप एकदम याद रखिए इसको, 3.4 यंगस्ट्रॉम होती है। और अगर उन्होंने पूछ लिया कि एक पिच की दूरी कितनी होती है, एक पिच में कितनी लंबाई आती है, तो 34 यंगस्ट्रॉम आती है। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं कि ये जो डीएनए है, इसका जो बैकबोन है, इसका जो बैकबोन है, पीछे साइड की संरचना, कौन सी, पीछे साइड की संरचना। अंदर साइड की तो हमने आपको बता दी अभी कि अंदर साइड क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होती है। लेकिन ये जो बैकबोन होता है, तो इस बैकबोन को कैसे बनता है ये बैकबोन, तो आप समझ लीजिए ये बैकबोन फास्फेट और शुगर का बना होता है। क्या होता है, बैकबोन फास्फेट और शुगर का बना होता है, जबकि अंदर की ओर नाइट्रोजन क्षार होती है। ये नाइट्रोजन क्षार अंदर की ओर होती है और बैकबोन में क्या होता है, फास्फेट और पंचकार्बनीय शुगर। आपको पहले बता दिया था कौन सी शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड में, याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बनीय शुगर होती है। तो ये जो 5 कार्बन वाली शुगर है और क्या है, फास्फेट है, ये बाहर की तरफ होता है, जिसे बैकबोन कहते हैं। शरीर के बैकबोन क्या होता है, पीछे की तरफ, जिस पर टिका हुआ होता है। यही डीएनए की बैकबोन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि शुगर और फास्फेट जो होती हैं वो बैकबोन होता है। तो ये तो हमने आपको बताया वाटसन एवं क्रिक्स का जो मॉडल है। वाटसन एवं क्रिक्स ने जो डीएनए के बारे में अपने नियम दिए, सिद्धांत दिए, ये नियम और सिद्धांत आप लोग याद कर लीजिए। कौन कौन से, एक तो इन्होंने बताया कि यदि वो 5 डैश से शुरू होगा तो उसका अंतिम सिरा क्या होगा, 3 डैश होगा। और उसके सामने वाला जो छोर शुरू हो रहा होगा, यानी कि क्या होगा, 2 पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं ना, तो एक पॉलीमर श्रृंखलाओं का अगर शुरुआत 5 डैश से हो रही है तो सामने वाले की भी 3 डैश, सामने वाले की कितनी से शुरू होगी, 3 डैश से होगी। और 3 डैश वाले का अंतिम सिरा कहां खत्म होगा, 5 डैश पे खत्म होगा। और 5 डैश का जो अंतिम सिरा होगा वो कहां खत्म होगा, 3 डैश पे खत्म होगा। एकदम याद कर लीजिए।
दूसरा इन्होंने क्या बताया, नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी को क्या कहा इन्होंने, व्यास कहा, और व्यास भी कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये याद करने की चीजें हैं। फिर इन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पिच कहते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 पिच की लंबाई बताइए। अब 2 पिच की लंबाई आप कहां से बताएंगे, यहीं से। एक पिच की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। जब 34 एंगस्ट्रॉम है तो 2 पिच की 68 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। यही क्योंकि एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हुई, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये चीजें आप याद रखिएगा। और क्या बताया था, बैकबोन फास्फेट और शुगर का बना होता है, जबकि डीएनए का अंदर का जो सिरा होता है वो नाइट्रोजन क्षार का होता है। यहीं तक वाटसन एवं क्रक्स ने अपनी चीजें बताई। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट नियम है, अगला नियम, जिसे कहते हैं 4 ग्राफ का नियम। क्या कहते हैं, 4 ग्राफ का नियम। 4 ग्राफ क्या कहते हैं और 4 ग्राफ क्या बताते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 4 ग्राफ का नियम छोटा सा नियम है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 ग्राफ का नियम क्या होता है। तो 4 ग्राफ कहते हैं कि डीएनए में जो 2 ग्रुप होते हैं, कौन से, प्यूरीन और पिरामिडीन। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, प्यूरीन ग्रुप होता है और पिरामिडीन ग्रुप होता है। तो वो कहते हैं प्यूरीन ग्रुप में कौन कौन सी चीजें होती हैं, याद है ना, एडिनिन और गुआनिन। पिरामिडीन में कौन कौन सी होती हैं, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन अगर ये डीएनए की जगह आरएनए की संरचना होती तो क्या होता, थाइमिन की जगह यहां पे यूरेसिल हो जाता। तो पिरामिडीन कितने हुए, 3, और प्यूरीन कितने हुए, 2। लेकिन यहां चूंकि आरएनए नहीं है, डीएनए है, तो प्यूरीन और पिरामिडीन दोनों 2 रहेंगे, वहां पर भी 2 ही रहेंगे, लेकिन उनमें मात्रा का अंतर आ जाएगा। वहां पे थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल हो जाएगा। चलिए, यहां उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो ये कह रहे हैं डीएनए में प्यूरीन और पिरामिडीन की जो संख्या है वो बराबर होगी। यानी कि जितने प्यूरीन पाए जाएंगे, जितने प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, उतने ही पिरामिडीन भी पाए जाएंगे। हमने अभी आपको समझाया था कि एडिनिन के साथ, एडिनिन यानी कि प्यूरीन का जो ग्रुप है, प्यूरीन ग्रुप में 2 पाए जाते हैं, एडिनिन और गुआनिन, और पिरामिडीन में क्या है, साइटोसिन और थाइमिन। तो हमेशा एडिनिन के साथ क्या जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है। एडिनिन के साथ क्या जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है। और एडिनिन और थाइमिन जुड़ते कैसे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडिनिन और थाइमिन जुड़ते हैं। इसी तरीके से थाइमिन और एडिनिन भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन साइटोसिन और गुआनिन एवं साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन ये यहां जो 4 ग्राफ हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपको ये पता हो कि कितने एडिनिन इसमें जुड़े हैं, कितने एडिनिन न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़े हैं, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसमें थाइमिन कितने हैं, क्योंकि जितने एडिनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे। जब एडिनिन और थाइमिन हमें पता चल गए, तब फिर बचा कितना, जो भी बचा उसमें हम 2 का भाग दे देंगे, आधा आधा कर देंगे, तो वो गुआनिन और साइटोसिन हो जाएंगे। समझ में आया ना आपको। जैसे मान लीजिए कि 100 न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है, मान रहे हैं यहां पर, ये स्पष्ट मत कर लीजिएगा कि नहीं 100 की है। माना 100 न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है, और 100 न्यूक्लियोटाइड में यदि 20 न्यूक्लियोटाइड एडिनिन है, तो थाइमिन कितने होंगे, 20 ही थाइमिन हो जाएंगे। यानी कि कितने हो गए, 40 हो गए। तब बचे कितने,
60 बच गए। 60 में जब हम 2 का भाग देंगे तो यानी कि साइटोसिन और गुआनिन 30-30 हो जाएंगे। यानी कि 60 में से आधे आधे, यानी कि आधे साइटोसिन होंगे और आधे गुआनिन होंगे। इस तरीके से आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। आपको एक सीरीज बना के दे दी जाएगी और सीरीज आप हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो आपको ज्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और थोड़ी सी कैलकुलेशन है और इसको आप तुरंत कर लेंगे। इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको यहां एक ही चीज याद रखना है कि 4 ग्राफ का जो नियम है कि डीएनए में जितनी प्यूरीन होगी उतनी ही पिरामिडीन होगी, यानी कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा, या कह लीजिए जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। दोनों की संख्या बराबर होगी, संख्या में अंतर नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया कि जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरामिडीन भी होगा। ये नियम क्या कहलाता है? ये 4 ग्राफ का नियम कहलाता है। इसको याद रख लीजिए, कई बार ये पूछा गया है और लोग इसमें फंस जाते हैं कि ये कहां से आ गया। क्योंकि श्रृंखलाबद्ध अगर आप नहीं चलेंगे, सारी चीजें आप क्रम से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब अगली चीज आती है कि डीएनए का विकृतीकरण और पुनः आकृतीकरण। एक नई चीज आती है कि डीएनए का जो विकृतीकरण है, यानी कि जो उसकी आकृति है उसको बिगाड़ दिया जाए, और दूसरा क्या है? पुनः आकृतीकरण। कई बार पूछा गया है ऐसा कि डीएनए को यदि गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी कि डीएनए को अगर गर्म करेंगे तो विकृत हो जाएगा, वो डीएनए अलग हो जाएगा, डीएनए छूट जाएगा। कैसे? क्योंकि 2 डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से जब हम गर्म करेंगे तो उनका हाइड्रोजन बॉन्ड हट जाएगा। वो हाइड्रोजन बॉन्ड वो पानी बन जाएगा, वो हट जाएगा, तो दोनों छोर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? डीएनए का विकृतीकरण, यानी कि उसकी आकृति से उसको हटा देना। गर्म करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाएंगी। इसको कहते हैं हाइड्रोजन का विकृतीकरण। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहे हैं पुनः आकृतीकरण। अब इसको दोबारा से आकृतीकरण कैसे किया जाएगा? यानी कि जब इसको गर्म करके इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे, जब ये 2 श्रृंखलाओं में टूट जाएगा, तब इसमें क्या करेंगे? इसी को जब हम ठंडा करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड पुनः बन जाएंगे और ये जो कुंडलन है ये जुड़ जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? डीएनए का पुनः आकृतीकरण। इसको क्या कहते हैं? डीएनए का पुनः आकृतीकरण। बहुत सारी किताबों में यह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जानना आवश्यक है कि क्या है ये, किस तरीके से। यूपी बोर्ड में तो कई बार पूछ दिया गया कि डीएनए को गर्म करेंगे तो क्या होगा। अरे जब गर्म करेंगे तो उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, सीधा सा है कि आकृति बिगड़ जाएगी। सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो आकृति बिगड़ जाती है। जब आकृति बिगड़ जाएगी, ये तो सामान्य व्यक्ति ने बता दिया, लेकिन आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जिन हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड उनसे हट जाएगा। जब हट जाएगा, जैसे मान लीजिए सीढ़ी है, सीढ़ी में बीच के डंडों से वो जुड़ी हुई है। जब उनको डंडों को हम हटा देंगे, जब वो डंडे हट जाएंगे तो क्या होगा? वो जो बीच वाले डंडे हट गए हैं तो सामने वाले डंडे भी खिसक के पास में आ जाएंगे, यानी कि वो जिस तरीके की उनकी आकृति थी वो आकृति टूट जाएगी। तो विकृतीकरण का अर्थ है हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना
और दोनों सिरों का अलग हो जाना, दोनों सिरे स्वतंत्र हो जाना, इसको क्या कहते हैं? डीएनए का विकृतीकरण। और जब इसको हम ठंडा करके दोबारा से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं तो इसका क्या होता है? पुनः आकृतिकरण हो जाता है। इसको आप समझ लीजिए, कई बार ये 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और हां, याद रखिए, इस बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ज्यादा क्वेश्चन के लिए कहा जा रहा है। लगभग 30 से 35% क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आएगा। तो इसलिए इस साल के पेपरों के लिए आप तैयार हो जाइए और ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें ज्यादा पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव उतना नहीं पूछा जाएगा जितना पहले पूछा जाता था, उसे कम किया जा रहा है, क्योंकि आपका बहुत सारा समय नष्ट हो गया है। इस नष्ट हुए समय को बचाने के लिए विद्वानों ने कुछ सलाह दी, उस सलाह के आधार पर यह कार्य किया जा रहा है। चलिए चलते हैं डीएनए की तरफ। डीएनए का एक नई चीज आपको और बताते हैं कि डीएनए का जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए क्या क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। ठीक है ना? डीएनए यानी कि रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए में क्या अंतर होता है। चलिए इनको हम देख लेते हैं कि जब रेखाकार डीएनए क्या होता है? जब दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं, यानी कि डीएनए आप देख लीजिए कि जो डीएनए हम लोगों ने पढ़ा वाटसन क्रिक्स मॉडल में, तो ये 2 छोर जो हैं, ये दोनों छोर स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। तो इसको क्या कहते हैं? रेखाकार डीएनए। ये रेखाकार डीएनए जो होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो आप समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल है कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, कौन सी? यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? रेखाकार डीएनए पाया जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि रेखाकार डीएनए किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए रेखाकार पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार कैसा होता है कि वह डीएनए जिसके दोनों छोर मिले हुए हो, यानी कि गोल हो, जैसे ये सिरा भी मिल गया और ये सिरा भी मिल गया। जब ये डीएनए गोल हो गया, गोलाकार हो जाता है डीएनए, उसको कहते हैं वृत्त। वृत्त आप लोग हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे कि वृत्त की संरचना क्या होती है। तो वृत्ताकार हो जाता है, दोनों छोर मिल जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? वृत्ताकार डीएनए। यानी कि जिसके दोनों छोर स्वतंत्र ना हो, दोनों छोर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, इसे वृत्ताकार डीएनए कहते हैं। और वृत्ताकार डीएनए का उदाहरण कौन सा हो सकता है? वृत्ताकार डीएनए का उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक आपने वहां पढ़ी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है। और हां, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना? ये वाला डीएनए कहां पर और पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में पाए जाते हैं। लवक हमने आपको पढ़ा दिया है, लवक के बारे में हम समझा चुके हैं आपको। ठीक है, तो यहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया और लवक आपको समझाने नहीं जा रहे हैं। आप याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और लवक क्या होता है। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। चलिए, डीएनए की ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम इनमें एक चीज और पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन एक चीज इसमें और देख लेते हैं, कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। बस केवल इसके बारे में जानेंगे और इसका विस्तार अगले वीडियो में करेंगे। इसका विस्तार आज नहीं करेंगे। कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए कौन से होते हैं? कई बार पूछा गया है ये, इतने बार ये क्वेश्चन आता है
तो आपको हमेशा ये चीजें याद होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। मतलब शिक्षा वो जो आपके कंठ में हो, शिक्षा वही है जो आपके पास है। जो आपकी कॉपियों में रखी है वो आपकी नहीं है, जो आपके मोबाइल में रखी है वो आपकी नहीं है। वही जो आपके कंठ में हो, जो रटी हुई हो, जो आपके पास हो, वही शिक्षा आपके लिए है। जब आप क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो आपका मोबाइल आपके पास नहीं होगा, आपकी कॉपी आपके पास नहीं होगी, आपकी नोटबुक आपके पास नहीं होगी। आपके पास केवल वही शिक्षा होगी जो आपके शरीर में होगी, आपके दिमाग में होगी। तो शिक्षा वही कौन? शिक्षा जो कंठ ग्रही हो, जो आपने अपने कंठ से नीचे उतार रखी हो, वही शिक्षा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यदि आप याद नहीं कर पाएंगे तो इस तेजी से प्रतिस्पर्धा के युग में आप पीछे होते चले जाएंगे और आप एक असफल व्यक्ति कहलाएंगे। आज असफल कहलाना सबसे बड़ी गाली है। किसी से आप कह दीजिए कि आप असफल व्यक्ति हैं, देखिए वो आपको मारने के लिए दौड़ जाएगा। हो सकता है आप कुछ गालियां दे दें उनको, वो मारने के लिए ना दौड़ें, लेकिन यदि आप उससे कह देंगे आप असफल व्यक्ति हैं, यानी कि आपने उसके पूरे व्यक्तित्व को नकारात्मक बना दिया, तो इस गाली को आज का युवा सहन नहीं कर पाता है। इसलिए इन सारी चीजों को याद रखिए। चलिए चलते हैं कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए पर। अब देखते हैं कि कोडिंग डीएनए क्या होता है। डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। हमने आपको समझाया था कि डीएनए से किस प्रकार बनता है। डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जब डीएनए मैसेंजर आरएनए को कोई चीज देता है तभी उसका निर्माण वो प्रोटीन्स के रूप में कर पाता है। तो कोडिंग डीएनए कौन सा कहलाता है? वह भाग, डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, कोडिंग डीएनए कहलाता है या डीएनए का कोडिंग भाग कहलाता है। इसे एक्सॉन्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन्स। दूसरा नाम है इसका एक्सॉन्स, याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता कभी कोडिंग डीएनए ना कहें, एक्सॉन्स कह दें, तो एक्सॉन्स के नाम से भी आप इसके से परिचित हो जाइए। और नॉन कोडिंग डीएनए यानी कि कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए, तो इसमें क्या होता है कि जो भाग डीएनए का जो भाग डीएनए का जो भाग आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता है उसे नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। इसे एंट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रॉन्स भी कहते हैं। तो वो क्या हो गया? एक्सॉन्स हो गया। इसे एंट्रॉन्स भी कहते हैं। एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स दोनों में अंतर है। एक कोडिंग डीएनए है, एक नॉन कोडिंग डीएनए है। तो समझ में आ गया ना? कोडिंग डीएनए क्या होता है? जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है वो कोडिंग डीएनए है। जो आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता है वो नॉन कोडिंग डीएनए है। बस आज हम यहीं तक रखेंगे। इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जैसे बहुत सारे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र जो हिंदी माध्यम से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके पास भी ये चैनल पहुंचाइए। इससे आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का लाभ होगा। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए और लाइक करिए। अब अगला सेक्शन आता है क्वेश्चंस का सेक्शन। तो क्वेश्चन के सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का व्यास कितना होता है? डीएनए का व्यास कितना होता है? एक पिच किसे कहते हैं? वन पिच। दूसरा क्वेश्चन है वन पिच किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? तीसरा है कि यदि हमको
डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन की संख्या पता है, तो बाकी की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगला क्वेश्चन है कि साइटोसिन और गुआनिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं? इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके रिस्पॉन्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं अच्छे से अच्छा वीडियो और मैटर आप लोगों को देने के लिए। धन्यवाद।